बंटवारे की सियासत www.jinsetta.com बंटवारे की सियासत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पुलिस की गोली से एक युवक के मारे जाने के बाद शनिवार को हिंसा भड़क उठी और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अलग गोरखालैंड की मांग तेज कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन संगठनों के नेताओं से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है, पर उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। करीब 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी किया था। उसके बाद से ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अलग गोरखालैंड की अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। दार्जिलिंग इलाके के ज्यादातर लोग चूंकि नेपाली बोलते हैं, इसलिए उनका कहना है कि राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ाई के बहाने उन पर बांग्ला भाषा थोपना चाहती है। हालांकि अदालत स्पष्ट कह चुकी है कि भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग किसी भी रूप में उचित नहीं है, पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अपने आंदोलन को जारी रखा है। दरअसल, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और सरकार के बीच टकराव की वजह महज बांग्ला भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सुभाष घिसिंग के साथ हुए समझौते के बाद पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के लिए एक अलग परिषद का गठन कर दिया गया था। उसके बाद करीब 20 साल तक अलग गोरखालैंड की मांग शांत हो गई थी, मगर विमल गुरन इस मांग को जिंदा रखे हुए थे। जब से राज्य में ममता बनर्जी की सरकार आई है, गुरन गोरखालैंड की मांग के साथ कुछ अधिक सक्रिय हो गए हैं। गुरन का जनाधार काफी समय से कमजोर पड़ने लगा था। ममता बनर्जी सरकार ने भी उनके पर कतरने शुरू कर दिए। उसने राय, लेप्चा, शेरपा आदि जनजातियों के लिए अलग योजक चिन्ह अलग विकास बोर्ड बना दिए, जिससे उन्हें वित्तीय मदद सीधा पहुंचने लगी। इससे इन जनजातियों में भी तृणमूल कांग्रेस की पैठ बढ़ी है। हाल के निगम चुनावों में तृणमूल के पार्षद भी जीत कर आए हैं। इस तरह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को लगने लगा है कि उसका जनाधार धीरे योजक चिन्ह धीरे खत्म हो जाएगा। फिर ममता सरकार ने उन निगम परिषदों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू करा दी है, जिन पर पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा काबिज था। जाहिर है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दूसरे अलगाववादी दलों को ममता बनर्जी का रवैया रास नहीं आ रहा। मगर ममता और अलगाववादी संगठनों के इस टकराव का फायदा उठाकर अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास करने वाला तीसरा पक्ष भी अब साफ नजर आने लगा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ऐसे में ममता बनर्जी का यह आरोप बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता कि इस आंदोलन को हवा देने वाले दूसरे लोग हैं। भाजपा पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, मगर इस तरह बंटवारे की मांग को हवा देकर उसे सैद्धांतिक तौर पर शायद ही कुछ हासिल हो। भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की धारणा पहले से प्रश्नांकित है। विकास के मद्देनजर राज्यों का आकार छोटा रखने का तर्क बेशक वाजिब कहा जा सकता है, पर भाषा के आधार पर बंटवारे की सियासत लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। हिंदी न्यूज G20 की राह www.jinsetta.com G20 की राह जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में G20 का 12वां शिखर सम्मेलन पिछले हफ्ते, कई तरह के द्वंद्वों का सामना करते हुए, संपन्न हो गया। एक द्वंद्व अमेरिका तथा बाकी सदस्य योजक चिन्ह देशों के बीच पेरिस जलवायु समझौते को लेकर था। एक दूसरा द्वंद्व रूस और अमेरिका के बीच था, अमेरिका की इस शिकायत की बिना पर, कि रूस ने राष्ट्रपति चुनाव के समय उसकी घरेलू राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश क्यों की। एक द्वंद्व अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच ट्रंप के संरक्षणवाद को लेकर भी था। एक द्वंद्व डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच था। फिर एक द्वंद्व सम्मेलन और सम्मेलन स्थल के बाहर लगातार हो रहे विरोध योजक चिन्ह प्रदर्शनों के बीच था। इतने
द्वंद्वों से G20 की मुठभेड़ शायद पहले कभी नहीं हुई। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। शुरू में G20 का एजेंडा एक सूत्री था, पर अब उसमें कई नए मुद्दे शामिल हो गए हैं। इसलिए मतभेदों के उभरने की अधिक गुंजाइश रहती है, और न्यूनतम सहमति बनाने की कवायद में पहले से ज्यादा वक्त जाया होता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस समूह की नींव पिछली सदी के आखिरी दशक में दक्षिण योजक चिन्ह पूर्व एशिया में आए वित्तीय संकट से पार पाने की कोशिशों के दौरान ही पड़ गई थी, पर G20 के मौजूदा स्वरूप ने आकार लिया था 2008 में। महामंदी से चिंतित अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसकी पहल की थी। इसे G7 के विस्तार के तौर पर भी देखा गया। दरअसल, उस वक्त यह महसूस किया गया कि विश्वव्यापी मंदी से पार पाने के लिए सिर्फ G7 की एकजुटता पर्याप्त नहीं है, भारत और चीन जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अन्य देशों को भी जोड़ा जाना चाहिए। बहरहाल, G20 की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व के कुल GDP का 80 से 85% इसके अंतर्गत आता है और दुनिया की 2/3 आबादी का यह प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल, 19 देश ही इसके सदस्य हैं, 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। मुक्त व्यापार और वैश्विक आर्थिक वृद्धि की चिंता G20 पर हमेशा छाई रही है, पर अब आतंकवाद तथा जलवायु संकट से निपटने के उपाय आदि भी इसके एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं। मेजबान देश जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की कोशिशों के चलते प्रवासियों तथा शरणार्थियों की मदद और संयुक्त राष्ट्र के सुझाए टिकाऊ विकास लक्ष्यों का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में आतंकवाद से निपटने के मौजूदा वैश्विक प्रयासों को नाकाफी बताया और लश्कर योजक चिन्ह तैयबा तथा जैश योजक चिन्ह मोहम्मद को अल-कायदा व IS के समान बताया। यह पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे कटघरे में खड़ा करना था। G20 के साझा बयान में आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को बंद करने तथा इंटरनेट पर आतंकवादी प्रचार सामग्री रोकने का आह्वान किया गया है। इससे भारत के रुख की पुष्टि हुई है। डोकलाम विवाद के चलते यह एक भारी उत्सुकता का विषय था कि मोदी की सीधी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से होगी या नहीं। पर दोनों नेता सम्मेलन के दौरान अलग से न सिर्फ मिले, मुस्कराए, एक दूसरे की तारीफ की, बल्कि ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक में भी शामिल हुए। सितंबर में ब्रिक्स की शिखर बैठक चीन में होगी, जहां एक बार फिर मोदी और चिनफिंग मिलेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि डोकलाम विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ चुका होगा और ब्रिक्स बैठक तनाव योजक चिन्ह मुक्त माहौल में संपन्न होगी। हिंदी न्यूज